नमस्कार दोस्तों। आज हम आपकी शिक्षण के उद्देश्य लक्ष्य की आखिरी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण तथा शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखना, ये दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। अब तक हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, भावात्मक क्या है, मनोक्रियात्मक क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ ली है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण। ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण, ब्लूम साहब के जो वर्गीकरण था उसका संशोधन प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि हमने पढ़ा था आपके शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के इतिहास में, वर्ष 2001 में यह संशोधन प्रस्तुत किया गया था। और यह संशोधन प्रस्तुत किया था क्राथवाल और एंडरसन महोदय ने। दो व्यक्ति थे, कौन कौन थे? क्राथवाल तथा एंडरसन, दोनों ने मिलकर इस संशोधन को प्रस्तुत किया था। ठीक है। क्राथवाल सब एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्लूम के हर किताब में साथ रहे हैं। ब्लूम की पहली पुस्तक, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा था, उसमें भी क्राथवाल साथ थे। दूसरी पुस्तक में क्राथवाल साथ थे। और बिना ब्लूम के, ब्लूम की तीसरी पुस्तक जो आई है, ब्लूम के उद्देश्यों के संशोधित वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया, उसमें भी था। इसमें इन्होंने किया क्या था एक्चुअल में? ब्लूम साहब का वर्गीकरण, जैसा कि आपको पता है क्या है, सबसे ऊपर इसमें मूल्यांकन है। पढ़ा था हमने। मूल्यांकन सबसे ऊपरी उद्देश्य है। उसके नीचे संश्लेषण आता है। संश्लेषण के नीचे विश्लेषण आता है। विश्लेषण के बाद में दोस्तों इसमें अनुप्रयोग नीचे आता है। ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं हम। अनुप्रयोग के बाद में समझ या अवबोध आता है। अवबोध या समझ आती है। और सबसे नीचे इसमें ज्ञान था। तो सबसे निम्नतम उद्देश्य ज्ञान था। ज्ञान के बाद अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये हमने पढ़ा था वहां पे। इन्होंने, एंडरसन तथा क्राथवाल साहब ने जो संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, इस संशोधित वर्गीकरण में इन्होंने किया क्या था? सबसे ऊपर इन्होंने रख दिया था एक मिनट, सबसे ऊपर इन्होंने टेक्निकली गड़बड़ हो गया काम थोड़ा सा, चलिए सीधा बना लेते हैं हम। तो इन्होंने सबसे ऊपर रखा सृजन करना। सृजन करना। सृजन करना के बाद में दूसरे नंबर पर इन्होंने रखा मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना। ऊपर से तीसरे नंबर पर रखा विश्लेषण करना। विश्लेषण करना। फिर उसके नीचे उपयोग करना। उपयोग करना। उसके नीचे समझना। और सबसे नीचे इन्होंने रखा था याद करना। तो संशोधित वर्गीकरण में सबसे निचला उद्देश्य था याद करना। उसके बाद में समझना, उपयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना। परिवर्तन क्या था इसमें? ये जो सारे उद्देश्य थे वो सारे संज्ञा पदों में थे। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इन्होंने संज्ञा पदों की जगह रिवाइज्ड, जो ब्लूम रिवाइज्ड टेक्सोनोमी है, इसमें इन्होंने संज्ञा पदों की जगह इनको क्रिया पदों में लिख दिया। पहला काम तो ज्ञान की जगह याद करना, समझ या अवबोध की जगह समझना, अनुप्रयोग की जगह उपयोग करना, विश्लेषण की जगह विश्लेषण करना, संश्लेषण की जगह सृजन करना, और मूल्यांकन की जगह मूल्यांकन करना। दूसरा बड़ा परिवर्तन किया कि मूल्यांकन को इधर लेके आगे सेकंड लास्ट पोजीशन में, और संश्लेषण को या सृजन करना को इधर लेके चले गए फर्स्ट पोजीशन पे। ये हाईएस्ट उद्देश्य, जो सबसे सर्वोच्च उद्देश्य है, वो ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनोमी के अनुसार अब क्या हो जाएगा? सृजन करना। ये इंपॉर्टेंट है। तो संशोधित, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में सर्वोच्च उद्देश्य जो है वो कौन सा हो गया? सृजन करना। जबकि ब्लूम के मूल टेक्सोनोमी में सर्वोच्च उद्देश्य कौन सा था? मूल्यांकन। अब यदि प्रश्न आपसे ये पूछे, एक प्रश्न जैसे मैं आपसे करता हूं कि ब्लूम की जगह ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उद्देश्य कौन सा है? ज्ञानात्मक पक्ष का
सर्वोच्च उद्देश्य कौन सा है? सर्वोच्च उद्देश्य कौन सा है? तो इसके अंदर आंसर्स में ऑप्शंस आपके रहे, यदि दो प्रकार के आंसर्स ऑप्शंस है। एक में रहता है संश्लेषण करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना, समझना, और ऑप्शन डी आता है याद करना, याद करना। तो यदि ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, कुछ नहीं लिखा ऊपर कि ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में या ब्लूम के वर्गीकरण में, इतना ही पूछा है ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उद्देश्य कौन सा है। तो यदि क्रियापद दिए हुए हैं, ये सारे सारे क्रियापद हैं, ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? संश्लेषण करना। लेकिन यदि ऑप्शन इसकी जगह ये होते संश्लेषण, मूल्यांकन, विश्लेषण, या ऑप्शन समझना है तो समझ और ज्ञान, यदि ऑप्शंस आपके सामने ये होते तो आंसर क्या होता? मूल्यांकन। यदि संज्ञा पद में ऑप्शंस होंगे तो आंसर मूल्यांकन होगा, क्योंकि ये ब्लूम का मूल वर्गीकरण है। और यदि क्रिया पद में ऑप्शन होगा तो आंसर क्या होगा? संश्लेषण करना। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस संशोधित वर्गीकरण में इन्होंने ज्ञान के 4 आयाम बताए थे। ज्ञान के आयाम बताए थे कितने? 4 आयामों में सबसे पहला आयाम जो है वो क्या है? तथ्यात्मक ज्ञान, तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है सैद्धांतिक ज्ञान, सिद्धांतों का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान। तीसरा है प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसीजर का पता होना चाहिए। और चौथा है, 4 नंबर पर है उच्च संज्ञानात्मक ज्ञान या मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, उच्च संज्ञानात्मक या मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। तो ज्ञान के 4 आयाम भी बताए थे ब्लूम के रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में। क्या क्या परिवर्तन हुआ? सबसे पहला, ब्लूम का जो मूल वर्गीकरण था उसमें सभी पद संज्ञा में थे, इसमें इन्होंने संज्ञा पदों की जगह क्रियापद बता दिए। और दूसरा, ब्लूम में सर्वोच्च उद्देश्य मूल्यांकन था, रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में सर्वोच्च उद्देश्य संश्लेषण करना या सृजन करना हो गया। और इन्होंने ज्ञान के 4 आयाम बताए थे, वो कौन कौन से? तथ्यात्मक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान और उच्च संज्ञानात्मक ज्ञान। ये रहा आपका ब्लूम का रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। अब हम अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे और वो है शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखना। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखना, व्यवहारिक शब्दावली में लिखना, शब्दावली में लिखना। ठीक है, देखो व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के बारे में हमने सबसे पहले बात की थी जब ज्ञानात्मक उद्देश्य पढ़ा था। ज्ञान को जब हमने पढ़ा था तो देखा था कि शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था ब्लूम साहब ने। ब्लूम साहब के अलावा मसीहा भी थे, क्रथवाल भी थे, दवे भी थे, सिम्पसन भी थे, हेरो भी थे। लेकिन उन्होंने जो ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया, एक्चुअल में उस वर्गीकरण में उन्होंने सिर्फ सिद्धांत या नियम बताए थे कि ये होता क्या है, वर्गीकरण होता क्या है, ब्लूम का वर्गीकरण कहता क्या है, उद्देश्य होते क्या है, शिक्षण के उद्देश्यों का मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब क्या है, अवबोध का मतलब क्या है। उस वर्गीकरण में वो ये बात बताने में नाकाम रहे कि कोई बच्चे के द्वारा की जाने वाली क्रिया, बच्चे के द्वारा किया जाने वाला एक्ट किस उद्देश्य से संबंधित है। यानी कोई बच्चा अंतर कर रहा है तो वो किस उद्देश्य से संबंधित है। बच्चा यदि किसी परिभाषा को बता रहा है तो वो कौन से उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है, वर्गीकरण कर रहा है, उदाहरण दे रहा है। तो बच्चे के द्वारा की जाने वाली व्यवहारिक क्रियाओं को उन्होंने परिभाषित नहीं किया। जब उन्होंने परिभाषित नहीं किया तो जो मूल्यांकन करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही तो था कि उद्देश्यों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से किया जाए ताकि हम सही रूप से मूल्यांकन कर सकें। परीक्षकों को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा प्रश्न किससे संबंधित है। यदि प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि आग्नेय सेलों का वर्गीकरण कीजिए, आग्नेय सेलों का उदाहरण दीजिए, तो वो किस उद्देश्य की प्राप्ति को इंगित कर रहा है, ये परीक्षक को कैसे पता चले।
ऐसे में इन सभी ब्लूम के और बाकी सभी उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए बहुत से उपागम आए, जिनमें 3 प्रमुख उपागम हम पढ़ेंगे। ये 3 उपागम ऐसे हैं जिन्होंने जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको व्यवहारिक शब्दावली में लिखा। सबसे पहला उपागम है रॉबर्ट मेगर का उपागम। रॉबर्ट मेगर का उपागम। दूसरा हम पढ़ेंगे रॉबर्ट मिलर का उपागम। रॉबर्ट मिलर का उपागम। और तीसरा हम पढ़ेंगे RCEM का उपागम। RCEM का उपागम। रॉबर्ट मेगर साहब ने जिन उद्देश्यों को लिखा था वो उद्देश्य कौन कौन से थे? एक ज्ञानात्मक तथा भावात्मक, यानी कि मेगर साहब ने ज्ञानात्मक तथा भावात्मक दोनों उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखा था। इनके द्वारा जो ये उद्देश्य लिखे गए थे ये एक्चुअल में किसने दिए थे? ब्लूम साहब ने। ब्लूम के ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों को इन्होंने व्यवहारिक शब्दावली में लिखा था। और इनके द्वारा जो व्यवहारिक शब्दावली में लिखा गया था उसको नाम क्या दिया गया था? कार्य सूचक क्रिया, एक्शन वर्ब। कार्य सूचक क्रिया, एक्शन वर्ब। एक्चुअल में हुआ क्या था, जैसे ये इन्होंने इस प्रकार का एक पेज तैयार किया था। इधर इन्होंने लिखा उद्देश्य और इधर इन्होंने लिखा कार्य सूचक क्रिया। तो उद्देश्य जैसे सबसे पहला ज्ञान था, ज्ञान से संबंधित परिभाषित करना, पहचान करना, चयन करना, रेखांकित करना, लिखना, इस प्रकार से इन्होंने व्यवहारिक शब्दावलियां लिखी। ये जो व्यवहारिक शब्दावलियां लिखी इनको नाम क्या दिया था? कार्यसूचक क्रिया। ठीक है, ये हमने पढ़ ली थी साथ साथ में, याद करो। ज्ञानात्मक पक्ष की जितनी भी व्यवहारिक शब्दावलियां थी, ज्ञान पक्ष से संबंधित कौन कौन सी थी? पुनः स्मरण करना और पहचान करना। पुनः स्मरण में हमने पढ़ा परिभाषित करना, लेखन करना, कथन करना। उसके बाद में अवबोध में हमने पढ़ा वर्गीकरण करना, उदाहरण देना। वो सारी शब्दावलियां हम पहले पढ़ चुके हैं। वो जो सब पढ़ी थी हमने उसके साथ, वो किसने दी थी? रॉबर्ट मेगर ने दी थी। तो रॉबर्ट मेगर साहब ने 2 चीज़ों की दी थी, ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष की व्यवहारिक शब्दावलियाँ। और ये दोनों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ब्लूम साहब ने। इन्होंने इन व्यवहारिक शब्दावलियों को किस नाम से जाना था? कार्यसूचक क्रिया के नाम से जाना था। उसके बाद में आए रॉबर्ट मिलर महोदय। रॉबर्ट मिलर साहब ने मनोक्रियात्मक पक्ष को व्यवहारिक शब्दावलियों में लिखा। मनोक्रियात्मक पक्ष को या साइकोमोटर पक्ष को व्यवहारिक शब्दावलियों में लिखा। इन्होंने जो ये मनोक्रियात्मक पक्ष लिखा, ये मनोक्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण एक्चुअल में मनोक्रियात्मक में 2-3 वर्गीकरण आए थे। तो ये एज ए हेरो साहब वाले वर्गीकरण को उठा के इन्होंने लिखा, एज ए हेरो के वर्गीकरण को। और इन्होंने भी जो नाम दिया है वो क्या दिया है? एक्शन वर्ब या कार्यसूचक क्रिया, सेम नाम इन्होंने दिया है। और अंतिम था रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने केवल ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण को व्यवहारिक शब्दावली में लिखा। इन्होंने जो ये ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण व्यवहारिक शब्दावली में लिखा था, ये प्रस्तुत किया गया था ब्लूम के द्वारा, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से लिखा। तो ब्लूम के वर्गीकरण को अपने हिसाब से लिखा, अपने हिसाब से लिखा। और इन्होंने नाम दिया था मानसिक योग्यता या मानसिक क्रिया, मेंटल एक्टिविटी या मेंटल एबिलिटी। ये नाम इन्होंने व्यवहारिक शब्दावली को दिया था। 3 प्रमुख व्यवहारिक शब्दावलियों में लिखने के उपागम कौन कौन से थे? रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर तथा RCEM। रॉबर्ट मेगर साहब ने कौन कौन से उद्देश्य लिखे थे? ज्ञानात्मक तथा भावात्मक। किसका था? ब्लूम साहब का। नाम क्या दिया किसको? जो व्यवहारिक शब्दावली में लिखा है वो कार्यसूचक क्रिया। रॉबर्ट मिलर साहब ने मनोक्रियात्मक पक्ष को लिखा, जो किसका वर्गीकरण था? एज ए हेरो का वर्गीकरण था। और इन्होंने भी नाम क्या दिया? कार्यसूचक क्रिया। और RCEM ने लिखा था केवल ज्ञानात्मक पक्ष को, जो कि ब्लूम के वर्गीकरण को उसने अपने हिसाब से संशोधित करके लिखा था। और इन्होंने नाम दिया मानसिक योग्यता। ध्यान ये रखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे मेगर और मिलर में। तो मेगर को याद करने के लिए मेगर के बीच में क्या है? गे। मिलर के बीच में क्या है? ले। बाकी में, रे, रॉबर्ट में, रे सब में समान है, कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो गे से पता चलता है ज्ञानात्मक,
गे से संबंधित कौन सा है? ज्ञानात्मक। और लय का मतलब लय ताल, लय ताल कौन से उद्देश्य में होती है? मनोक्रियात्मक। तो लय का मतलब हो गया मनोक्रियात्मक। तो ये ध्यान रखना, मैगर का है ज्ञानात्मक तथा भावात्मक, और मिलर का है केवल मनोक्रियात्मक, वो भी किसका? एज ए हेरो साहब का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें इतना ही ध्यान रखना है हमें। लेकिन RCEM उपागम को हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, RCEM द्वारा जो उपागम दिया गया था वो मुख्य रूप से कौन से पक्ष से संबंधित था? ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित था। ज्ञानात्मक पक्ष में इन्होंने किस वर्गीकरण को काम में लिया? ब्लूम के वर्गीकरण को काम में लिया। ब्लूम के वर्गीकरण में कुल कितने उद्देश्य थे? ज्ञानात्मक पक्ष में हमने पढ़ा 6 उद्देश्य थे, लेकिन इन्होंने इन 6 उद्देश्यों को संशोधित करके अपने हिसाब से कितने उद्देश्यों में वर्गीकृत किया? 4 उद्देश्यों में वर्गीकृत किया। तो RCEM ने ब्लूम के जो 6 उद्देश्य हैं उन्हें संशोधित करके कितनी श्रेणियों में प्रस्तुत किया? केवल 4। और इन्हीं के आधार पर हमारा प्रश्न पत्र बनाया जाता है। प्रश्न पत्र बनाने के लिए कुल कितने उद्देश्य काम में लिए जाते हैं? 4। ये प्रश्न भी आया हुआ है आपके। इन 4 उद्देश्यों में कुल 17 मेंटल एक्टिविटीज की इन्होंने बात की थी, 17 मानसिक योग्यताओं की इन्होंने बातें की थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इन्होंने कौन कौन सी बात की वो देखते हैं। RCEM ने सबसे पहला उद्देश्य लिया था ज्ञान, जो कि ब्लूम के उद्देश्य में भी सबसे पहला था। ज्ञान से संबंधित 2 मेंटल एक्टिविटियां इन्होंने दी थी। एक पुनः स्मरण, नाम इन्होंने इसको क्या दिया था? मेंटल एक्टिविटी। और दूसरा पहचान, ये हमने वहां पढ़ी है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पुनः स्मरण और पहचान, ये बात किसने बताई थी? RCEM ने ज्ञान से संबंधित केवल 2 मेंटल एक्टिविटी बताई। उसके बाद में दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया अवबोध उद्देश्य, वहां पे भी अवबोध था, ब्लूम में भी अवबोध था। अवबोध उद्देश्य में इन्होंने कुल मिला के 7 मेंटल एक्टिविटी बताई। 7 में से 4 तो वही है जो हमने वहां पढ़ी थी। कौन कौन सी? वर्गीकरण करना, याद करो, वर्गीकरण करना किससे संबंधित थी? अवबोध से संबंधित थी। नंबर 2 पे हमने पढ़ी थी उदाहरण देना, ये भी किससे संबंधित थी? अवबोध से संबंधित थी। एक हमने पढ़ी थी अंतर करना, वहां पढ़ी थी ना, याद करना, देखें, अवबोध से संबंधित, मैगर के अंदर भी थी। एक हमने पढ़ी थी व्याख्या करना, ये भी किससे संबंधित थी? अवबोध उद्देश्य से संबंधित थी। इन 4 के अलावा इन्होंने 3 नाम और दिए, थोड़े से वो पस्ते कम है लेकिन ठीक है, RCEM ने दिए हैं, ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये RCEM कह रही है। RCEM का मानना था एक होता है संबंध देखना, संबंध देखना, सी रिलेशंस। दूसरा है पुष्टि करना, और एक इन्होंने दिया था सामान्यीकरण करना, सामान्यीकरण करना। ये 7 मेंटल एक्टिविटी इन्होंने बताई थी। ध्यान ये रखना, 4 तो हमने पढ़ी है पहले, वही है। कौन कौन सी? वर्गीकरण करना, उदाहरण देना, अंतर करना और व्याख्या करना। 4 तो वही है जो वहां भी पढ़ी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नहीं दी इन्होंने, संबंध देखना, पुष्टि करना तथा सामान्यीकरण करना। देखो, सामान्यीकरण करना को हमने मैगर वाला जो वहां पढ़ा था ज्ञानात्मक पक्ष में, वो संश्लेषण उद्देश्य में पढ़ा, लेकिन RCEM ने इसे मेंटल एक्टिविटी के रूप में परिभाषित किया और कहां पे किया है? अवबोध उद्देश्य में किया। ये ध्यान रखना, RCEM के अनुसार सामान्यीकरण करना आएगा तो कहां आएगा? अवबोध। और यदि ऐसे आ जाए व्यवहारिक शब्दावली सामान्यीकरण कहां है तो संश्लेषण आएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरे नंबर का उद्देश्य इन्होंने रखा है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में कुल मिला के 5 मेंटल एक्टिविटीज इन्होंने बताई थी, जिसमें नंबर 1 पे है कारण बताना, रीजन आउट करना, कारण बताना। कारण बताना के बाद में परिकल्पना, परिकल्पना का निर्माण करना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना। परिकल्पना निर्माण करने के बाद में परिकल्पना स्थापित करना, परिकल्पना स्थापित करना। फिर आता है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। और अंत में इन्होंने लिया था भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। ये 5 बातें बताई थी, 5 मेंटल एक्टिविटी बताई, किस उद्देश्य से संबंधित है? अनुप्रयोग से।
मान लो कोई भी समस्या आपके सामने रखती है तो सबसे पहले उस समस्या का रीजन आउट करते हैं, कारण क्या है, इस समस्या का कारण जानते हैं। फिर उस समस्या को हल करने के लिए बच्चा परिकल्पना का निर्माण करता है। यदि वो परिकल्पना सही निकली तो उस परिकल्पना को स्थापित करता है। परिकल्पना स्थापित करने के बाद में उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है और उन निष्कर्षों के आधार पर अंत में भविष्यवाणी करके उस समस्या का क्या कर देता है, समाधान कर देता है। तो अनुप्रयोग उद्देश्य से संबंधित 5 बातें जो RCEM ने बताई है वो कौन कौन सी है? कारण बताना, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना स्थापित करना, निष्कर्ष निकालना तथा भविष्यवाणी करना। और अंतिम चौथा उद्देश्य इन्होंने जो बताया, 3 तो वही बता दिए जो सेम टू सेम ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, लेकिन चौथे का नाम चेंज कर दिया इन्होंने और इस बार चौथे उद्देश्य का नाम इन्होंने रखा सृजनात्मकता। क्या रखा? सृजनात्मकता। अब इम्पोर्टेंट ये है, ये सृजनात्मकता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सृजनात्मकता में 3 मेंटल एक्टिविटी रखी उन्होंने। अब कौन सी है 3 मेंटल एक्टिविटी? ये वही है जो ज्ञानात्मक पक्ष के 3 उद्देश्य बच गए थे। कौन कौन से? एक, अनुप्रयोग के बाद में ज्ञानात्मक में क्या आता है? चौथा उद्देश्य विश्लेषण करना, उसके बाद में संश्लेषण करना और अंत में क्या होगा? मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना। इस प्रकार सृजनात्मकता में ये 3 मेंटल एक्टिविटी इन्होंने बताई है जहां से बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछेंगे सृजनात्मकता में से संबंधित मेंटल एक्टिविटीज कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना। तो इन्होंने किया क्या था? देखो, ज्ञानात्मक पक्ष के 6 उद्देश्य थे, उनको कितना में कर दिया? 4 में। पहला ज्ञान, ज्ञान में 2 मेंटल एक्टिविटी कौन कौन सी? पुनः स्मरण करना, पहचान करना। दूसरा अवबोध, वहाँ भी अवबोध था, यहाँ भी अवबोध। अवबोध में इन्होंने कितनी मेंटल एक्टिविटी रखी? 7। कौन कौन सी? उदाहरण देना, व्याख्या करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना। 4 तो वही है जो हमने वहाँ पढ़ी है। फिर पुष्टि करना, संबंध देखना और सामान्यीकरण करना। 3 अतिरिक्त और थी। तो ये 7 मेंटल एक्टिविटी इन्होंने बताई थी अवबोध में। फिर आता अनुप्रयोग, तीसरे में वहाँ भी अनुप्रयोग था, यहाँ भी इन्होंने अनुप्रयोग लिया। अनुप्रयोग में इन्होंने 5 बताया कि कोई भी समस्या रखी जाती है उसका पहले कारण निकालते हैं, कारण बताना। फिर उस समस्या के समाधान के लिए हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, उस हाइपोथेसिस को स्थापित करते हैं, स्थापित करने के बाद में निष्कर्ष निकालते हैं और उन निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। ये 5 मेंटल एक्टिविटी बताई थी अनुप्रयोग से। और चौथा उद्देश्य इन्होंने जो बताया उसका नाम क्या था? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में 3 तत्व शामिल इन्होंने किए, जो 3 बच गए थे लास्ट वाले वहाँ पे। कौन कौन से? विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना। ये प्रश्न पूछा गया एक बार कि सृजनात्मकता में, RCEM के सृजनात्मकता में शामिल तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शंस केवल विश्लेषण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन, संश्लेषण तथा मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। आंसर क्या होगा? विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन करना। ये RCEM का उपागम हो गया। कुल मिला के ये अब तक हमने शिक्षण के उद्देश्य जितने भी थे वो पढ़े।